Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is self-reduction and self-inductance. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था इंड्यूस ईएमएफ, फिर उसके बाद मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो था वो हमारे साथ डायनामिकल ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की एग्जांपल थी। और आज जो हम कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारे साथ उसमें एक दूसरा टाइप था स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ये हमारे साथ उसका जो है एग्जांपल है, या किस्म से इसमें हम स्टैटिकली डायनामिक ईएमएफ को डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आ रहा है सेल्फ इंडक्शन। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज बेसिकली ए प्रोसेस। ये हमारे साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं और उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, तो वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जिसमें हम एक कॉइल के अंदर करंट चेंज कर दें और उसी कॉइल के अंदर ही हमारे साथ इंड्यूस ईएमएफ आ जाए, इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लाइक देखिए इधर मैंने डेफिनेशन की, the phenomena in which an EMF is induced in a coil due to change of its own flux is called self-induction, and the EMF is called self-induced EMF. तो इस phenomena को self-induction कहते हैं और जो EMF आ जाता है इसको हम self-induced EMF कहते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसके बाद फर्दर चलते हैं, इसके लिए हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करते हैं। उसके लिए हम हेडिंग दे देंगे एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर इन ऑर्डर टू डिस्कस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेट अस कंसीडर अ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक कॉइल ले लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे साथ। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा टर्न्स है और इस कॉइल को हमने बैटरी और बैटरी के साथ रियोस्टेट लगा दिया है। पता है रियोस्टेट क्यों लगाया है? क्योंकि रियोस्टेट की मदद से हम इस सर्किट में करंट को चेंज करते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि रियोस्टेट में अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे मूव करते हैं तो उससे करंट फ्लो चेंज होती है। क्योंकि हमें इधर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, इसलिए इस रियोस्टेट की मदद से मैं करंट को वेरी करूंगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो इधर मैंने इसको करंट दे दिया, तो ये करंट केवल सोलेनोइड की तरह एक्ट कर रहा है। एक साइड इसका नॉर्थ और दूसरा साइड साउथ है। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखिए ये लाइन जब इधर से निकल जाते हैं तो बेंड करके वापस इस कॉइल के दूसरे एंड से एंड करता है कि नहीं? तो अगर इधर मैं इन लाइंस को कम ज्यादा करूंगा तो इधर से एंट्रिंग लाइन की कम ज्यादा होगी कि नहीं? तो इस लाइंस में चेंज की वजह से कॉइल के इस तरफ फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं? तो हमारे साथ एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं इस कॉइल के अंदर? तो मतलब इस कॉइल के अंदर दो ईएमएफ या दो करंट है। एक अप्लाइड करंट है जो ऊपर जा रहा है और एक इंड्यूस करंट आ रहा है जो इसका अपोजिट होगा, अकॉर्डिंग टू लेंस वो नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए ये फिगर में सारा दिखाया गया है। अब मैंने नीचे यही बातें जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी वो नीचे लिखी गई है। When the current in the coil is changed, then the flux linking the coil is also changed. जब हम कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते हैं तो इसके साथ जो लिंक कर रहे हैं जो फ्लक्स वो भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू एम्पीयर लॉ, B is directly proportional to I। मतलब अगर हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर गया तो फ्लक्स भी चेंज कर लेगा। एंड इट सेट अप अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। और जब ये फ्लक्स चेंज कर जाएंगे तो इस कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, ये किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। मतलब इस कॉइल के अंदर जो करंट हम चेंज करते हैं, जितना करंट चेंज हो रहा है ये हमारे साथ उस करंट के चेंज पर डिपेंड करता है। मतलब करंट अगर
अगर ज्यादा चेंज करेंगे तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, करंट को अगर हम कम चेंज करेंगे तो ईएमएफ हमारे साथ क्या आएगा, कम आएगा। अब इस चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेते हैं, मतलब ये तो मैंने थ्योरेटिकली इधर लिखा है, ठीक है। तो ये इधर अब आ जाए इस तरह, इधर अगर आप देखें ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है, डेल आई और डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए उसको हम इक्विलिटी में रिप्लेस करते हैं। तो इसको इक्विलिटी में रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो लिहाजा ईएमएफ इज इक्वल टू, इधर हम एल लगा देंगे डेल आई और डेल टी, ये मेन फार्मूला आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन में या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के लिए। इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is known as self inductance। L हमारे साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जिस तरह इस टॉपिक की हेडिंग में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर हम सेल्फ इंडक्शन और साथ में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस को, तो मैं आपको दो डेफिनेशन इसके करवाता हूं, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। So first of all, the theoretical definition is the property of a coil that opposes any change in the amount of current flowing through it। coil की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये उस करंट को अपोज करे जो इस coil से फ्लो करे, इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। मतलब कि जब करंट coil से फ्लो करे और ये कॉइल उस करंट को जो अपोजिशन दे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। जबकि और मैंने दरमियान में और लिखा है, मतलब इसका एक और डेफिनेशन भी हो सकता है जिसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कहते हैं, और वो हम इधर से निकाल सकते हैं। देखिए एल को अकेला छोड़ देंगे तो ये डेल आई और डेल टी इस तरफ डिवीजन में आ जाएगी, इनके नीचे के लिए तो ये रेशो बन जाएगा। इसके दूसरा डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द रेशो बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस induced EMF, the ratio between self-induced EMF produced in a coil and rate of change of current in that coil is called self-inductance। क्योंकि ये इधर आ गया था तो रेशो बन गई थी कि नहीं, तो इसके मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लेते हैं कि L is equal to EMF divided by del I और del T। ये क्या है, induced EMF जो आया है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मेन फार्मूला आ गया इंडक्टेंस के लिए। इसके जरिए हम इसको हम फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी यूज करते हैं अगर सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना हो। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस के लिए अब एक और फार्मूला करने जा रहे हैं जिसमें हमें फैक्टर का पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है, वो हम आगे करेंगे। अच्छा, तो ये आ गया, इस फार्मूले से हम SI यूनिट भी सेल्फ इंडक्टेंस की निकाल सकते हैं। तो देखिए, सो द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, EMF का वोल्ट होता है, करंट का एम्पीयर होता है और टाइम का सेकंड। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये उलट हो जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा और करंट नीचे, तो इसलिए वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर। तो देखिए SI यूनिट जो है वो है वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर, which is known as Henry, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं, ठीक है। और हेनरी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, H से। 10, अब अगर मुझसे कोई कहे कि किसी कॉइल की इंडक्टेंस कब 1 हेनरी, तो देखिए 10 a coil has an inductance of 1 Henry if an EMF of 1 volt is induced in it when the current change in it at the rate of 1 ampere per second। मतलब अगर किसी कॉइल में 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है और उस कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हो रही है वो है 1 एम्पीयर पर सेकंड, तो फिर इस कॉइल की इंडक्टेंस क्या होगी, 1 हेनरी के बराबर होगी। तो ये तो ऐसा यूनिट थी। अब चूंकि इधर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि EMF is equal to N del phi over del T। ये आ जाएगी इक्वेशन 3।
एक आप लोगों ने इक्वेशन 1 किया जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है और एक ये इंड्यूस ईएमएफ है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ई के बराबर है कि नहीं, इंड्यूस ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो लिहाजा हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, तो ये क्या, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड था L del I और del T, और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड है N del phi और del T। इस तरफ भी del T है, इस तरफ भी del T कैंसिल हो गए, ऊपर ये del और ये del कैंसिल हो गया, बाकी ये 4 रह गए, इस तरफ L और I रह गया और इस तरफ N और phi। तो हम लिख सकते हैं Li = N phi, या L को फाइंड करने के लिए I को इस तरफ नीचे ले आए। तो ये एक और फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आ गया, और इसमें हमें क्लियरली वो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इस फार्मूले को गौर से देखें, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, मतलब अगर किसी कॉइल में हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ टर्न हम कम करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरीके से फ्लक्स पे, फ्लक्स अगर कॉइल से ज्यादा पास होंगे तो ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, फ्लक्स अगर कम करेंगे तो कम सेल्फ इंडक्टेंस होगा। लेकिन इधर अगर आप देखें करंट को क्या है, इन्वर्सली है, मतलब अगर कॉइल के अंदर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस कम है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन में पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, वो अपोजिशन है। तो जब करंट ज्यादा होगा उसको अपोजिशन कॉइल की तरफ से कम मिलेगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस कम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो उधर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए दूसरा फार्मूला निकाला, ठीक है, जिसमें फैक्टर आए थे। इसके बाद हम आगे करते हैं फैक्टर इफेक्टिव इंडक्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे इंडक्टेंस कम ज्यादा होती है। तो देखिए, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट, शेप एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मतलब कॉइल का शेप किस तरह है, आया उसके क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है या बड़ा है, क्योंकि शेप चेंज करने से फ्लक्स चेंज होते हैं, और फ्लक्स चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस पे असर पड़ेगा कि नहीं। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न पे ये दोनों फैक्टर उस फार्मूले में आए थे। ठीक है, सेकंड, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द कॉइल, मतलब कॉइल को आपने किस मटेरियल के ऊपर वूंड किया है उसके परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा था एम्पेयर लॉ में बी परमिबिलिटी पे डिपेंड करती थी कि नहीं, तो जब बी डिपेंड करती है तो मींस फ्लक्स भी डिपेंड करेगी। तीसरा पॉइंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, फ्लक्स जो लिंक कर रहे हैं कॉइल से, अगर उसको हम कम ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे साथ उस पे भी असर पड़ता है इंडक्टेंस पे। या जनरली आप ये कह सकते हो, जनरली एनीथिंग दैट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, हर वो चीज जिससे मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो सकता हो, आल्सो अफेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस पे भी असर पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह सबको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट। थैंक यू।